नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर सुहासिनी मारवा और धर्मराज मारवा दोनों ही आपस में बात कर रहे थे। एक तरफ जहाँ पर यशपाल अग्रवाल को उसके वार्ड में शिफ्ट कर दिया था तो इधर यशवंत मल्होत्रा और देवराज गुलेरिया इन दोनों को भी यहाँ पर होश आ गया था। तो इधर अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा धनंजय पीरामल को फोन करती है क्योंकि धर्मराज मारवा उसे कहते हैं कि उन्हें आयशा और धनंजय को एक वहाँ पर होटल में बुलाना चाहिए ताकि वो उनसे अच्छे से बात कर सके। और साथ के साथ अब वो यहाँ पर उसे फोन भी करते हैं कि उसे आयशा से अच्छे से बात करनी है, क्योंकि अगर यशपाल के सामने वो कुछ भी ऐसा वैसा कहेगी तो इन फ्यूचर वो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इस बात को सुनने के बाद अब सुहासिनी मारवा भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है और अब वो यहाँ पर यशपाल अग्रवाल के वार्ड की तरफ जाने लगती है। तो वहीं धर्मराज मारवा भी अब अपने मन में ही सोचते हैं कैसा कैसा बाप है ये यशपाल अग्रवाल। अरे उनकी आंखों के सामने उसका बेटा मारा गया है और एक वो है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सच में वहां पर उस आइलैंड पर प्रत्युष दीवान यानी कि प्रत्युष अग्रवाल के साथ बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि वो वहां पर मारा गया है। लेकिन इस यशपाल के ऊपर तो किसी भी तरह का कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है अपने बेटे की मौत का इसके ऊपर कोई असर ही नहीं है। किस किस मिट्टी का बना हुआ है ये। एक तरफ जहाँ पर धर्मराज मारवा ये सब सोच रहा था तो दूसरी तरफ ब्लैक पैलेस में यहाँ से थोड़ा सा दूर कुछ चिताएं तैयार की गई थी। एक यहाँ पर शौर्य की थी तो दूसरी प्रत्युष दीवान की थी, क्योंकि दिव्यांशी ने यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारियां इनके अंतिम संस्कार की कर दी थी। और इनके बीच में खड़े हुए थे यहाँ पर राजेश्वर पीरामल, दिव्यांशी और अपने व्हीलचेयर पर शौर्य के पापा बैठे हुए थे, जिनकी आंखों में अपने बेटे की मौत का जितना गम था उतना ही धनंजय पीरामल की मौत की इच्छा भी थी, क्योंकि वो भले ही यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहे थे लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को इस तरह से चिता पर देखकर वो अंदर ही अंदर टूट चुके थे। और साथ के साथ अब उनके मन में धनंजय के लिए गुस्सा और भी ज्यादा पनप रहा था। उनकी आंखों का गुस्सा साफ साफ उनके मन में हो रही इस हलचल को बयां कर रहा था। इधर कुछ ही देर में वहां पर अब एक इलेक्ट्रिक मशीन में उन दोनों ही बॉडियों को डाला गया। वहां पर खड़े राजेश्वर पीरामल को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे ना तो यहाँ पर शौर्य के मरने का गम था और ना ही प्रत्युष अग्रवाल का। उन दो लोगों से जिनकी मौत हुई थी कुछ ही देर तक वहां खड़े रहने के बाद वो भी यहाँ पर अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं उनके पीछे पीछे अब दिव्यांशी भी आ जाती है। और वो दोनों जैसे ही यहाँ पर अंदर आते हैं तो अब दिव्यांशी कहती है तुमने देखा ना उस अनिका गुलेरिया ने हमें कैसे बेवकूफ बनाया है। अरे वो रानी आलिशा जिंदा है। हम लोगों ने सोचा था कि आकाश और आलिशा मर चुके हैं, लेकिन अगर वो आलिशा जिंदा है तो इसका तो ये मतलब है कि उसका वो भाई आकाश गुलेरिया भी जिंदा ही होगा। सच में इस अनिका ने कितना अच्छा प्लान बनाया, क्योंकि हम लोगों को तो सच में लगने ही लगा था कि ये दोनों भाई बहन यानी कि राजीव के दोनों ही बच्चे मर चुके हैं। दिव्यांशी की ये बात सुनने के बाद अब यहाँ पर राजेश्वर पीरामल कहते हैं ये तो और भी बहुत ही अच्छी बात है ना कि वो दोनों जिंदा हैं। और वैसे भी अब मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि अब मेरा प्रोजेक्ट पूरा होगा, क्योंकि उन दोनों का मेरे प्रोजेक्ट के लिए होना बहुत ही अच्छी बात है। इस बार उसे पूरा होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि घर का बेदी लंका डाए। और ये कहते हुए ही राजेश्वर पीरामल अब जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि अब उसे जो वहां पर उसने देखा कि किस तरह से यहाँ पर देवराज गुलेरिया, यशवंत मल्होत्रा, धर्मराज मारवा तीनों ने ही यहाँ पर अपने अपने बच्चों को कन्विंस कर लिया था कि वो उसे माफ कर दें और वो उनके साथ अब यहाँ पर रह सकते थे। इसलिए अब वो यही सोचते हैं कि अब ये तीनों ही यहाँ पर उनकी हेल्प करेंगे उसके इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए।
इसलिए वो यहाँ पर जोर जोर से अब यहाँ पर बड़ी ही एक सार्कास्टिक सी स्माइल के साथ अब हंसने लगते हैं। तो वहीं उन्हें इस तरह से हंसता हुआ देखकर अब दिव्यांशी कहती है, आखिर आखिर वो ड्रग है कहाँ पर जो जो बनाया गया था। और हाँ, अगर किसी ने अगर उसे चुरा लिया तो फिर हम क्या करेंगे। अगर किसी ने उसे चुरा लिया तो देखो तुम्हारी बरसों की मेहनत तो बेकार हो जाएगी ना। इधर ये सुनते ही अब राजेश और पीरामल कहते हैं, ऐसे ऐसे कैसे कोई भी उसे चोरी कर सकता है। अरे मेरे उसे उस केमिकल को चोरी करना इतना आसान नहीं है। और ये कहते हुए ही वो अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। मानो उन्हें यहाँ पर वो काफ़ी अच्छी तरीके से श्योर थे कि कोई भी उसके उस केमिकल तक पहुँच ही नहीं सकता। तो वहीं दूसरी तरफ इधर दिव्यांशी के दिमाग में अब यहाँ पर एक बात आती है। वो सोचती है कि अगर मैं राजमहल को अपने कब्जे में ले लूँ तो कोई भी मुझे राजमहल की रानी बनने से फिर नहीं रोक सकता है। इसलिए मुझे अब सबसे पहले राजमहल को अपने कब्जे में लेना होगा। और वैसे भी उस अवंतिका की तरह बेवकूफ़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ जितनी बेवकूफ़ वो अवंतिका थी। और ये कहते हुए ही दिव्यांशी अब अपने रूम में जाने की लगती है। और इधर अपने रूम में जाने के बाद अब दिव्यांशी इसी बारे में ही प्लान बना रही थी कि अब वो कैसे आलिशा को अपने रास्ते से हटा सकती है। क्योंकि आलिशा को उसने खुद अपनी आंखों के सामने देखा था कि किस तरह से आलिशा अभी जिंदा थी। इसलिए अब इस राजमहल को अपने कब्जे में करने के लिए उसे सबसे पहले आलिशा को इस रास्ते से हटाना होगा। क्योंकि आलिशा पहले भी इसकी रानी थी और अब क्योंकि वो जिंदा है तो वो अभी भी इसकी रानी होंगी। इसलिए इधर दूसरी तरफ पेरिस के होटल में क्योंकि एक रूम में यहाँ पर धर्मराज मारवा, सुहासिनी मारवा ये दोनों ही, क्योंकि उन्होंने धनंजय को और आयशा को वहाँ पर बुलाने के लिए कहा था तो ये दोनों पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे। और साथ के साथ क्योंकि अब नताशा यानी कि उनकी नज़रों में आयशा मारवा और धनंजय पीरामल ये दोनों भी खड़े थे। क्योंकि यहाँ पर सुहासिनी मारवा प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ पर यशपाल अग्रवाल के कमरे में जाती है और वो यहाँ पर नताशा को कहती है कि उससे और धनंजय से अकेले में कुछ बात करनी है। हालांकि नताशा जानती थी कि वो आयशा के बारे में ही बात करना चाहेगी, लेकिन आखिर इन दोनों के दिमाग में चल क्या रहा था ये जानने के लिए अब नताशा भी हाँ कह देती है। और अब फाइनली वो यहाँ पर इसी रूम में होती हैं जहाँ पर उनके सामने नताशा और धनंजय पीरामल दोनों ही खड़े थे। यहाँ इनके सामने खड़े होकर नताशा वो अपने मन में ही कहती है, सच सच कहूँ तो मन तो ऐसा कर रहा है कि इस बुढ़िया को ही सबसे पहले मैं ऊपर भेज दूँ। मुझे यशवंत और देवराज गुलेरिया के बारे में बाद में सोचना होगा, पहले मैं इसे ही ऊपर पहुँचा देती हूँ। अरे पिछले 4 दिन से उन दोनों बूढ़ों को मारने की मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो यहाँ से जिंदा बच कर जाए। लेकिन ये बुढ़िया हर बार बीच में आ जाती है। ये मेरे प्लान को किसी भी तरह से सक्सेस होने ही नहीं दे रही। इसलिए उनको मारने से पहले मैं इसी को ही रास्ते से हटा देती हूँ। जहाँ एक तरफ नताशा के मन में सुहासिनी मारवा के खिलाफ बहुत कुछ चल रहा था तो वहीं धनंजय पीरामल अब यहाँ पर कहते हैं, देखिए जल्दी कहिए आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। अगर कुछ ज़रूरी है तो कहिए, अदरवाइज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो भी क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है तो इतनी इमरजेंसी में। धनंजय पीरामल की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा धनंजय की तरफ देखती है और कहती है, देखो धनंजय तुमने हमसे रिश्ता तोड़ दिया, ये तुम्हारा फैसला था, मुझे उससे कोई भी ऐतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ खबरदार जो रोहित और उसकी फैमिली को हमसे दूर करने का सोचा भी तो, क्योंकि तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम रोहित और उसकी फैमिली को हम सबसे दूर नहीं कर सकते। ये सिर्फ तुम्हारा फैसला है, हम तुम्हारे इस फैसले को नहीं मानते। इधर इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या हक है आपका मेरे बेटे पर और किस हक से आप ये सब कह रही हैं। धनंजय की इस बात पर सुहासिनी मारवा कहती है, तुम दोनों ने मेरे बच्चे रोहित के लिए किया ही क्या है। एक आयशा थी जो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी क्योंकि रोहित को मैंने पाला है। और तुम तो उस समय रोहित के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। अरे उस मासूम 5 साल के बच्चे को छोड़कर आयशा खुद ही गई थी ना। ये और तुम भी उसके साथ उस समय पर नहीं थे। उस समय मैंने और तुम्हारे पापा ने ही रोहित की परवरिश की थी तो इसलिए
इस हक से तुम्हारा उसके ऊपर कोई भी हक नहीं बनता। ये सुनते हुए, क्योंकि नताशा भी यहाँ पर ये सब कुछ सुन रही थी। नताशा क्योंकि आयशा मारवा नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पर कहती है, परवरिश शब्द ही कहा ना आपने। और ये कहते हुए वो यहाँ पर एक सरकास्टिक सी स्माइल देते हुए कहती है, जब मैं प्रेग्नेंट थी और रोहित इस दुनिया में आने वाला था तो मेरा किडनैप हो गया था। क्या आप इस बारे में जानती हैं? अरे उस वक्त आप और आपके पति कहाँ पर थे? बताइए, आप उस वक्त कहाँ थे? क्योंकि अगर आपको रोहित की इतनी ही चिंता है तो जिस समय वो मेरे पेट में था उस समय भी तो आपको उसकी चिंता करनी चाहिए थी। क्योंकि नताशा यहाँ पर सब कुछ जानती थी कि आयशा मारवा ने अपनी लाइफ में क्या क्या सहा है। इसलिए वो कहती है, अरे मेरे 2 साल के बच्चे को। और यहाँ पर ये कहते हुए नताशा अब देवराज मारवा की तरफ अब देखकर एकदम से ही खामोश हो जाती हो, मानो वो यहाँ पर सब कुछ जानती हो कि उस समय कैसे क्या हुआ था। तो वहीं अब नताशा को इस तरह से खुद की तरफ देखता हुआ देखकर यहाँ पर धर्मराज मारवा खुद थोड़े से असहज हो जाते हैं। तो इधर अब नताशा को इस तरह से, यानी कि आयशा को इस तरह से देखता हुआ देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे 3 साल के रोहित को किडनैप किया गया था, तब आप कहाँ पर थी? तब आपका ये प्यार, ये ममता, ये परवरिश तब कहाँ पर थी? और हाँ, हंसराज के साथ मिलकर अक्षय वर्मा ने रोहित को किडनैप कर लिया था। अरे उस समय उन्होंने रोहित को किडनैप करके आयशा को मजबूर किया था मारवा हाउस से दूर जाने के लिए और रोहित के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया था। क्योंकि आयशा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वो उस समय अपनी ममता से के हाथों मजबूर थी। वो रोहित से खुद तो दूर जा सकती थी, लेकिन वो रोहित को दुनिया से दूर होता हुआ नहीं देख सकती थी। इसलिए आयशा ने ऐसा स्टेप उठाया कि उसे ना चाहते हुए भी रोहित से दूर जाना पड़ा। उस समय उसे रोहित से भी रिश्ता ख़त्म कर दिया गया। क्या आप सोच सकती हैं कि उस समय आयशा के लिए ये करना कितना मुश्किल रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से। इधर धनंजय की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर सुहासिनी मारवा कहती है, तुम अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ अपनी उंगली उठा रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो? इसका मतलब साफ साफ है कि तुम हमारी परवरिश पर, हमारे कार्यों पर ये उंगली उठा रहे हो। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मैं आपको आपकी ही भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि जिस भाषा में आप हम दोनों से बात कर रही हैं मैं बस उसी भाषा में ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, एक बात और, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था और आप सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी तो पूरे मारवा हाउस के मेंबर ने आर्यन के साथ क्या किया था? क्या आपको वो सब याद है या आप वो सब भूल गई? अरे मारवा हाउस के सारे लोगों ने ही उस समय आर्यन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। अरे वो मासूम सा बच्चा, वो अपना बचपन खो चुका था उस समय पर, कैसे दौर से उस समय आर्यन गुजर रहा था। क्या आप ये सब सोच भी सकती हैं? अरे सच बोलने के लिए भी, सच कहें तो उसे डर लगने लगा था, क्योंकि उस समय सभी लोग ही उसके अगेंस्ट खड़े थे, सिर्फ एक रोहित को छोड़कर। अरे वो तो अच्छा हुआ कि अनीका और रिया उस समय आर्यन की लाइफ में आ गए। अगर वो उस समय उसकी लाइफ में नहीं आते तो पता नहीं आज क्या हो रहा होता। शायद आर्यन कभी ऐसे नॉर्मल होता ही नहीं। ये बात तो आप भी जानती है ना कि उस समय आर्यन कितना डरा हुआ रहता था। अरे भले ही मैं यहाँ पर इतने साल कोमा में रहा था, लेकिन एक भी बात मुझसे छुपी हुई नहीं है। मैं हर चीज़ अच्छी तरह से जानता हूँ। और हाँ, देखो, मैं भी आप दोनों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहिए माँ। और वैसे भी आप दोनों के 2 बेटे भी तो हैं, तो आप जाइए अपने उन 2 बेटों के पास जाइए और उनके परिवार के साथ जाइए। और हाँ, क्योंकि उनका अपना परिवार भी है तो आप अपना ये लाड, अपनी परवरिश, ये सब उन पर अप्लाई कीजिए, मेरे परिवार और मेरी फैमिली पर नहीं। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब गुस्से से वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं नताशा धनंजय को जाता हुआ देखकर अब सुहासिनी मारवा को अब गुर कर देखने लगती है। और अब वो नताशा भी कहती है, दोबारा आप ये मत कहना कि मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो मैंने अपने बच्चे के लिए किया है वो शायद आप कभी कर भी नहीं पाती। और हाँ, एक बात, मेरे बच्चे में इतनी समझदारी थी कि उसने बहुत ही कम उम्र में खुद को संभाल लिया था।
और हाँ, उसके रगों में आयशा और धनंजय का खून है, इसलिए उसे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए ही नताशा वहाँ से जाने लगती है। और अब वो वहाँ से जाते टाइम एक पल के लिए तो वो यहाँ से निकल ही गई थी, लेकिन जब वो दरवाजे के पास जाती है तो अब नताशा फिर से पीछे मुड़कर कहती है, वैसे लास्ट टाइम पापा की धमकी याद तो है ना। और यहाँ पर ये कहते हुए ही अब नताशा भी अब उस होटल के इस कमरे से बाहर निकलकर अब फिर से हॉस्पिटल की तरफ ही जाने लगती है। तो यहाँ पे धनंजय और आयशा इन दोनों को इस तरह से जाता हुआ देखकर यहाँ अपने रूम में अपनी जगह पर ही खड़ी सुहासिनी मारवा और धर्मराज मारवा ये दोनों बस एक दूसरे को ही देखने लगते हैं, वो भी हैरानी के साथ, क्योंकि इन दोनों ने सोचा था कि वो यहाँ पर धनंजय को कन्विंस करेंगे कि वो रोहित और उसकी फैमिली को इन लोगों से दूर ना करें। लेकिन यहाँ तो बात अब और भी बढ़ गई, क्योंकि धनंजय और आयशा तो इन दोनों को साफ साफ धमकी देकर चले गए। इधर कुछ ही देर के बाद अब पर धनंजय पीरामल अब अपने चौपर में बैठ के फिर से ही बगल में बैठे हुए करण गुलेरिया से कहते हैं, करण जल्दी चलो यहाँ से, क्योंकि हम पहले ही लेट हो चुके हैं, हमें इंपीरियल ग्रुप के हेडक्वार्टर भी तो जाना है। धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ बाकी सब तो ठीक है धनंजय, लेकिन उन्होंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया था? क्या बात करना चाहते थे वो? क्या तुम ये सब मुझे नहीं बताओगे? करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे कुछ नहीं यार, वो लोग मुझसे कह ही क्या सकते हैं, बस टाइम पास करने के लिए उन्होंने मुझे कुछ बुलाया था और कुछ खास नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास सब करने के लिए कुछ है ही नहीं। धनंजय की इस बात पर करण गुलेरिया कहते हैं, उनका टाइम पास कहीं उनका टाइम पास रोहित से रिलेटेड तो नहीं था ना धनंजय, क्योंकि वो वैसे तो तुम्हें बिल्कुल नहीं बुला सकते हैं। मुझे सच बताओ धनंजय, क्या वो रोहित के बारे में ही बात करने के लिए तुम्हें बुला रहे थे? क्योंकि करण गुलेरिया यहाँ पर समझ जाते हैं कि आखिर उन्होंने धनंजय को वहाँ पर क्यों बुलाया होगा। इधर करण की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, बिल्कुल सही पहचाना है तुमने। इधर एक दूसरे के साथ अब बात करते हुए ही वो दोनों यहाँ पर इंपीरियल ग्रुप के इस हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ एक तरफ वे दोनों रोहित से मिलने के लिए जा रहे थे, यानी कि किंग से मिलने के लिए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में भीमेश्वरी गांव में रिया यहाँ पर अपने बेड पर ही बैठी कुछ सोच रही थी। रिया को इस तरह से सोचता हुआ देखकर तभी कविन अवंतिका वहाँ पर एक प्लेट में रिया के लिए कुछ खाना लाती है और उस प्लेट को रिया की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, रिया बेटा देखो हम आपके लिए क्या बना कर लाए हैं, आई एम श्योर ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। रानी अवंतिका की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, ऐसा क्या बनाया है आपने? वैसे सच कहूँ तो मेरा मन तो नहीं है कुछ भी खाने का। रिया की ये बात सुनते ही अब अवंतिका कहती है, अच्छा तो रिया का मन नहीं है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, इस होममेड पास्ता को मैं अपने इन स्वीट एनिमल्स और बर्ड्स को ही खिला दूंगी, क्योंकि मैंने तो बहुत प्यार के साथ ये सब बनाया था। ये सोचकर कि आज रिया को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, छोटी अनिका को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा उसकी टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। और ये कहते हुए ही अवंतिका उस प्लेट को लेकर दूसरी तरफ जाने लगती है, तो उन्हें ऐसे करता हुआ देखकर अब रिया कहती है, अरे रुकिए ना ब्यूटीफुल, आप भी ना बड़ी जल्दी ही डिसीजन ले लेती हैं। वैसे सच कहूँ तो मेरा मन तो इसे खाने का नहीं है, लेकिन वो क्या है ना कि आपने अभी कहा कि आपने बड़े ही प्यार से इसे बनाया है, तो आपने यहाँ पर तो इसलिए मैं इसे खा लेती हूँ। लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ पर पास्ता कैसे बनाया? ये तो इम्पॉसिबल था ना यहाँ पर। ये सुनते ही रानी अवंतिका वहाँ आने के बाद अब वो रिया के सामने उस प्लेट को रखते हुए कहती है, पहले खा के बताओ छोटी अनिका। इस बात पर अब रिया कहती है, ये पास्ता के शेप्स थोड़े अलग नहीं है ना? देखो जो पास्ता मैं खाती हूँ वो तो एकदम परफेक्ट शेप के होते हैं, लेकिन आप इस पास्ते की शेप तो देखो। इस बात पर अब अवंतिका कहती है, हाँ थोड़े से अलग तो हैं। वो क्या है ना, मैं सेम पास्ता के शेप को देखकर बोर हो जाती हूँ, इसलिए तो मैं खुद ही बनाती हूँ, और इसलिए यहाँ पर ये शेप मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दी है। अवंतिका की ये बात सुनते ही रिया यहाँ पर स्पून उठाकर एक बाइट लेते हुए ही अब उस बाइट को खाती और कहती है, वाओ इट्स सो यम्मी, सच में ये बहुत ही अच्छा है।
रिया की इस बात पर अब अवंतिका कहती है, वैसे आप इसे जितना चाहें छोटी अनिका, आप इसे उतना ही खा सकती हैं, क्योंकि जो पास्ता यहाँ पर मैंने बनाया है ये हेल्दी नहीं है, बल्कि ये आपके स्टमक के लिए बहुत ही यह अनहेल्दी नहीं बल्कि आपके लिए बहुत ही हेल्दी भी है। इस बात पर अब रिया कहती है, हाँ मैं तो एक बाउल और भी खाऊंगी, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर पास्ता खाने से कोई नहीं रोकने वाला। इधर ये सुनते ही अवंतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो कहते हैं, हाँ इसे पास्ते को तो आपको खाना ही है, लेकिन इसके बाद आप कर्ड राइस भी खाएंगी। अवंतिका की इस बात पर रिया कहती है, ठीक है, एक शर्त पर मैं ये खाने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर अवंतिका कहती है, शर्त? कैसी शर्त? बताओ कैसी शर्त है आपकी? ये सुनते ही अब रिया कहती है, आप मुझे राउंड डोसा बनाना सिखाएंगी, उसके बाद ही मैं कर्ड राइस खा सकती हूँ। रिया की इस बात पर अब अवंतिका कहती है, ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, मैं आपको पक्का सिखा दूंगी, लेकिन हाँ सही वक्त आने पर, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया है आपको ये सब सिखाने का। इसलिए चलो अभी आप इसे खा लो, उसके बाद ही आप मुझे अपनी स्टोरी बताना कि आपने मुझे कहा था ना कि आप मुझे कुछ बताने वाली हैं, इसलिए आप मुझे बताना कि कैसे आपने और आपके भाइयों ने मिलकर अपनी नानी माँ को कैसे अपने ट्रैप में फंसाया था। आप यही सब बताने वाली थी ना मुझे। वैसे हम सच कहें, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी रिया का दिमाग सच में इतना भी तेज है कि उसने अपनी नानी माँ को ही अपने ट्रैप में फंसा लिया था। अवंतिका की इस बात पर अब रिया कहती है, वो तो होगा ही ना तेज, क्योंकि मेरे मोम और डैड इतने इंटेलिजेंट जो हैं, तो वो जेनेटिक है, मेरा भी दिमाग कितना ही तेज होगा ना। वैसे सच कहूँ उस दिन आर्यन ने मोम को बिजी करवा दिया था, वरना मम्मा को बुद्धू बनाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मम्मा को हम बुद्धू कभी भी नहीं बना सकते हैं। अगर आर्यन ने मम्मा को ये सब करने के लिए नहीं कहा होता तो वो सच जान जाती। इस बात पर अवंतिका कहती है, क्या वाकई में रिया? ये सुनते ही प्रिया हाँ में अपना सिर हिला देती है और कहती है, हाँ मेरी मम्मा हर चीज़ को जल्दी ही पहचान लेती है, उन्हें पता चल जाता है कि हम सब के दिमाग में क्या चल रहा है। और ये कहते हुए ही वो अब अपना पास्ता फिनिश करने में लग जाती है। तो इधर पेरिस के हॉस्पिटल में यशपाल अग्रवाल अब यहाँ पर अपने हाथों को फोल्ड करते हुए ही अपनी आंखों पर रखे हुए थे और वो भी यही सोच रहे थे, आखिर वो चोर कौन था जिसने उस गोल्डन फ्लावर को तोड़ा था, क्योंकि वो भी इन्हीं सब चीज़ों में कंफ्यूज थे, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने फुल प्लान बनाया हुआ था कि वो किसी भी हालत में इस गोल्डन फ्लावर को जाने नहीं दे सकते। लेकिन उन्हें अभी भी हैरानी हो रही थी कि आखिर इतनी जल्दी से वो चोर कैसे उस फ्लावर को सबकी आंखों के सामने से ले गया, और क्या ये पॉसिबल है कि वो अनिका गुलेरिया की टीम का ही होगा, क्योंकि अनिका गुलेरिया की टीम के सारे लोग तो वहाँ पर ही थे। तो क्या अनिका उस फूल तक पहुँच गई होगी या वो चोर कोई और ही था? कैसे पता लगाऊं? वैसे एक बात तो अच्छी ही हुई है कि रानी आलिशा जिंदा है। अगर रानी आलिशा जिंदा है तो आकाश गुलेरिया भी जिंदा ही होगा, लेकिन अफसोस की बात है तो ये है कि मेरा बेटा मर गया है। मैं अब मेरे बेटे के लिए क्या करूँगा? अरे मेरे आंखों के सामने ही उसे गोली से मार दिया गया और मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। अनिका गुलेरिया, यू हैव टू पे फॉर दिस, क्योंकि मेरे बेटे की जान अब यहाँ पर व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके बदले में अब तुम्हें ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। मैं इस तरह से अब तुम सबको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अब तक तुम्हारा सामना मुझसे नहीं हुआ था ना, तो अब होगा। लगता है तुम्हारे पति को अब मुझे जान से मार देना ही चाहिए था, क्योंकि वो उस समय मेरे पैलेस में था और मैं उसे ईजिली अपने हाथों से मार सकता था। लेकिन क्या करता मैं? मुझे ये आयशा ही तो मेरी बहन का वंश तक लेकर जाएगी। बस इसी वजह से ही उस समय मैंने तुम्हारे उस पति को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अपनी बहन के उस वंश तक भी तो पहुंचना था। और वैसे भी मैंने बहुत मेहनत की है उस वंश तक पहुंचने के लिए, इसलिए जस्ट कुछ सिली मिस्टेक की वजह से मैं अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकता। और ये कहते हुए ही यशपाल अग्रवाल अब यहाँ पर अपने पुराने ख्यालों में चले जाते हैं।
जब जब उनके पापा उन्हें लंदन भेज देते हैं और वहाँ पर यशपाल अग्रवाल अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करते हैं। वो भी यहाँ पर इन्हीं बातों के बारे में सोचते हैं जब गुरुदेव ने उन्हें भेज दिया था। और इधर वो अब अपने एक्सपेरिमेंट को अब उसे टाइम के बेस्ट साइंटिस्ट को दिखाते हैं। तो वो अब उनसे कहते हैं, यशपाल यू डिड अ गुड जॉब। क्योंकि जब वहाँ पर लंदन में वो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहाँ पर उनके सीनियर्स ने जिन्होंने उसके एक्सपेरिमेंट को चेक किया था, वो यहाँ पर उन्हें काफ़ी तारीफ देते हैं। बट वो यहाँ पर कहते हैं, यू डिड ए गुड जॉब बट वी वांट अ डिफरेंट, सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इस बात पर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, आई ऑलरेडी डिड नाउअडेज देयर इज नो साइंटिस्ट टू डू द सेम। इधर यशपाल की इस बात पर अब यहाँ पर एक हेड कहता है, Look, Yaspal, we need that type of chemical which is made by this Indian man। ये कहते हुए ही वो अब अपने हाथ के न्यूज़पेपर को अब एक यशपाल अग्रवाल को दिखाते हुए कहते हैं। इधर यशपाल अग्रवाल ने जैसे ही वो न्यूज़पेपर को अपने हाथ में लिया और वो जैसे उसे खोल कर देखता है, तो वो नाम देखकर तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। क्योंकि वो नाम किसी और का नहीं बल्कि खुद उनके पापा का ही था। उसके पापा का खुद का नाम यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। अपने पापा के नाम को देखकर ही यहाँ पर यशपाल अग्रवाल के दिमाग में ना जाने कौन कौन से ख्याल आने लगे थे। मानो तभी ही उन्होंने यहाँ पर एक प्लान बना लिया था कि अब उसे आगे क्या करना है। क्योंकि वहीं से उसे पता चला था कि उसके पापा ने कोई केमिकल बनाया है। इसलिए अब उसे देखकर अब यहाँ पर अब यशपाल अग्रवाल अब अपने हेड से कहते हैं, ओके, इफ़ आई विल गिव यू दिस केमिकल, सो व्हाट अमाउंट यू विल पे फॉर मी, बिकॉज आई कैन ईजली गिव यू। इस बात पर अब उनका हेड कहता है, इफ़ यू रियली डू दिस सो दैट आई पे टू यू 70 लाख इन इंडियन करेंसी। अब ये सुनते ही यशपाल अग्रवाल कहते हैं, ओके, लेट्स मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन दिस केमिकल कंप्लीट आई विल गिव इट टू यू। इधर लंदन में अपना काम पूरा करने के बाद अब वो यहाँ पर इंडिया की तरफ रवाना हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द हर हाल में उस केमिकल को यहाँ पर इन लोगों को देना था। इधर कुछ ही देर के बाद यशपाल जैसे ही अब अपने गांव पहुँचते हैं, तो वो अपनी नज़र अब अपने पापा पर ही बनाए हुए थे। क्योंकि उन्हें बस यहाँ पर बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, उस केमिकल तक जरूर पहुंचना था। इधर उनके मन में भी किंग को लेकर हमेशा से ही क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये मास्क मैन है तो कौन। क्योंकि वो भी यहाँ पर किंग के बारे में नहीं जानते थे और उनके पापा इसका ऊपर इतना भरोसा क्यों करते हैं। क्योंकि जब वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर किंग के बारे में सोचकर बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में दौड़ते थे। इधर कुछ देर तक अपने पापा और उसके काम पर नज़र रखने के बाद यशपाल अग्रवाल अब यहाँ पर एक परफेक्ट टाइम का वेट करने लगते हैं कि कब वो अपने पापा से उस केमिकल को मांगेंगे और ये मौका मिलते ही वो जल्द से जल्द उस केमिकल को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद भी जब उन्हें कोई भी मौका नहीं मिलता, तो फाइनली एक दिन ऐसा आया कि उन्हें वो मौका मिला और उन्हें राजेश्वर पीरामल की वजह से ही ये मौका मिला था। क्योंकि राजेश्वर पीरामल की वजह से जब उसने गुरुदेव के हाथों किंग को उस रात आश्रम से बाहर निकलते हुए निकाल देते हैं। और उस वक्त यशपाल अग्रवाल ने सोचा कि लोहा भी गर्म है। क्योंकि इन्होंने खुद किंग को इस आश्रम से निकलवाया है, तो इसलिए उन्हें इस गर्म लोहे के ऊपर अपना हथौड़ा मार देना चाहिए। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अब वो यहाँ पर अपनी चाल चलते हैं। क्योंकि इतने वक्त से तो वो यहाँ पर अपने पापा के ऊपर नज़र बनाए हुए थे। इधर यशपाल अग्रवाल को ये भी अच्छी तरह से पता चल गया था कि उनकी बहन और किंग के साथ में कोई रिश्ता तो है। इसलिए अब वो अपने पापा की नज़र में किंग को पूरी तरह से गिरा देना चाहते थे। क्योंकि उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके पापा उससे ज़्यादा इस किंग पर भरोसा करते थे। इसलिए ही तो वो अपने पापा के पास जाने की सोचते हैं और किंग के बाद वो अवंतिका को भी अपने पापा की नज़र में गिराना चाहते थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अवंतिका उसके पापा की नज़रों में अच्छी हो। क्योंकि उसे जितनी प्रॉब्लम किंग से थी उतनी ही अवंतिका से भी थी। क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पापा ने अवंतिका को उनके लिए पसंद किया है, लेकिन यशवंत अवंतिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन उनका मकसद
मकसद तो कुछ और ही था। पहले उन्होंने किंग को टारगेट किया और उसके बाद अब वो अवंतिका को ढूंढने में निकल गए। वैसे उन्हें पता था कि अवंतिका कभी भी एक जगह नहीं टिक पाती थी, वो कब कहाँ जाएगी ये बात तो खुद उनके पापा भी नहीं जानते थे, क्योंकि अवंतिका हमेशा इधर उधर जाती रहती थी। वो अब अपने मन में सोचते हैं आखिर वो जंगली लड़की कहाँ पर जा सकती है। कुछ देर तक सोचने के बाद अब वो यहाँ पर अवंतिका को कुछ पल के लिए छोड़ देते हैं कि वो अवंतिका को बाद में देखेंगे। सबसे पहले बार उसे यहाँ पर किंग और अपनी बहन के ऊपर ही करते हैं। और उसके बाद वो जब अपने पापा से बात करते हैं तो जब उन्हें एहसास होता है कि उनके महान पापा उन्हें वो केमिकल बिल्कुल भी किसी भी हाल में नहीं देंगे, जब वो हार जाते हैं कि उसके पापा उसे सीधे हाथ से तो वो केमिकल बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो वो यहाँ पर अब एक प्लान बनाते हैं उन्हें मारने का। और फाइनली वो उन्हें जान से मार भी देते हैं। और उसी वक्त उनके मन में अब उसके मैजिकल केमिकल को पाने की चाह अब और भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने लंदन में यहाँ पर एक एग्रीमेंट जो किया था, इसलिए अब बस वो किसी भी हाल में इस केमिकल को प्राप्त करना चाहते थे। और उसके बाद ही उनके दिमाग में अब यहाँ पर एक खतरनाक प्लान आता है और वो यहाँ से अब चले जाते हैं। और यहाँ से जाने के बाद अब वो अपने घर पर जाते हैं तो उनके दिमाग में अब तक यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान रेडी था कि उन्हें आगे किस तरह से क्या कुछ करना है। बस अब देर थी उसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की।